Welcome at Commerce Students Hubs. Learn accountancy in easy way with clear and basic concepts. Our with motives and objectives, learn accounting in easy way to provide better facilities of classroom. This topic is accounting treatment of income and expenditure account. Let's be continue with topic. Thank you. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, आपका स्वागत है कॉमर्स स्टूडेंट्स। यहाँ आपको कॉमर्स रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी सारी वीडियोस लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी धीरे धीरे। अभी आपके पास सिर्फ अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल वो भी डेली बेसिस पे पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लासेस हो रही है वो डेली बेसिस पे हो रही है क्योंकि एक नया चैनल भी है, सारे स्टडी मटेरियल्स में है भी नहीं। और मैं अभी क्लास जो ले रहा हूँ वो क्लास 11th और 12th का अकाउंटेंसी का है। तो जो भी बच्चे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, क्योंकि जल्द ही हम बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को लेकर भी यहाँ पढ़ाएंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, ठीक है। एंड थैंक्स इतने लव, इतने प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। नाउ कम टू टॉपिक। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बैलेंस शीट की फॉर्मेट क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। अब ये जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा एनपीओ के अंदर फॉर ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, मतलब एनपीओ में कुछ ऐसे आइटम्स है जो कॉमन है जिसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, एक एक करके इसके ट्रीटमेंट भी जानेंगे और डेफिनेशन भी आपको लिखवाया जाएगा साथ के साथ, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ में आपको सेंड कर दिया जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। चलिए, एंट्रांस फीस होता है क्या है, एडमिशन फीस क्या होता है। देखिए, एंट्रांस फीस या एडमिशन फीस होता है वह अमाउंट जो रिसीव करता है एनपीओ ड्यूरिंग द एडमिशन और एंट्री ऑफ एनी मेंबर्स, मतलब किसी मेंबर्स की एंट्री पर या फिर उसके एडमिशन लेने पर, ठीक है, जो फीस रिसीव करता है एनपीओ उसे कहते हैं एंट्री फीस और एडमिशन फीस, ठीक है। वो जो फीस होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। क्यों? एक तरह का वो इनकम भी है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो इनकम है, बट वो जो इनकम है वो छोटे समय के लिए है, मतलब एंट्री के दौरान में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको बियर करने के लिए ये लिया जाता है। कुछ आप जाते होंगे सेमिनार में, वहां पर आपसे चार्ज लिया जाता है, एंट्री फीस लिया जाता है, और कुछ सेमिनार ऐसे होते हैं जहां पे नहीं लिया जाता है। तो ये जो जहां पर सेमिनार में एंट्री फीस लिया जा रहा है वो इसी चीज का लिया जा रहा है कि एंट्री के दौरान कोई भी अगर खर्च होता है, ठीक है, या फिर आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है अंदर, जैसे एंट्री करते हैं आप हॉल में जाते हैं, फीस आप देते हैं उसका, आप अंदर जाते हैं, अगर वहाँ फैसिलिटी है खाने पीने की तो आपको टाइम टाइम पर इंटरवल पर आपको खाने का भी चीज देगा, ठीक है। या नहीं तो एंट्री के दौरान जो आपके साथ जो वर्कर्स लगे होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए यूज होता है इस एंट्री फीस का। तो ये चीजें जो हैं वह एक रेवेन्यू नेचर का है, मतलब शॉर्ट टाइम इनकम है जिसका एक्सपेंस होता रहता है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम के रेगुलर बेसिस पे। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसका एडजस्टमेंट जो होता है वो कहां होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, ठीक है, क्योंकि ये हमें फीस रिसीव हो रहा है, और अगर हम पे करते हैं किसी को तो वो डेबिट साइड जाएगा, अगर रिसीव कर रहे हैं तो इनकम साइड जाएगा, और वो भी किसके नाम से, एंट्री फीस के नाम से, ठीक है। जैसे आप किसी स्कूल में जा रहे हैं एडमिशन लेने तो वहां पर भी आपको फीस देना पड़ता है, एडमिशन फीस, ठीक है। तो वो क्या है, आपको स्कूल का मेंबर बनने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए आपको एडमिशन कराना होगा, और उस एडमिशन करवाने के लिए आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। वो भी फीस जो होता है वो यहाँ पे आता है एंट्री फीस में, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
कि एडमिशन और एंट्रेंस फीस इज वन टाइम फी दैट अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है एडमिशन और एंट्रेंस फी इज वन टाइम फीस दैट अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के समय जो अमाउंट पे करना पड़ता है किसी इंडिविजुअल पर्सन को, तो वो अमाउंट जो कहलाता है वो है एंट्री फीस और एडमिशन। तो इस तरफ आएगा क्या, एंट्री फीस। ठीक है, अब हम जानते हैं लाइफ मेंबर। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। जो सेकेंड है हमारा लाइफ मेंबर ठीक है। अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ना चाहता है तो वो ये भी चाहता है कि मैं अपना सर्विस जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करूं। मतलब वो जिंदगी भर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देता है। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि अब वो जो है क्या बन गया, वो एक तरह का ट्रस्टी के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जो होता है ये वन टाइम पेमेंट होता है, ये भी वन टाइम पेमेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसने लाइफ मेंबरशिप फीस पेमेंट किया है वह व्यक्ति अब कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस एनपीओ के लिए हमेशा के लिए मेंबर हो गया। ठीक है, वो उसमें हमेशा एक बार पे करने के बाद वो हमेशा के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस चीज में यह जो है अमाउंट वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाता है, कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, कौन, ये लाइफ मेंबरशिप फीस। तो इसकी एंट्री जो होती है वो होती है आपकी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये चला आता है आपका कैपिटल फंड के में ऐड हो जाता है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है लाइफ मेंबर शिप फीस। ठीक है, ऐड हो जाता है, समझ गए। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, ये एक बार पे करता है कोई व्यक्ति और उसमें हमेशा के लिए उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके हमेशा के लिए उसमें जुड़ जाता है। तो ये जो फीस होता है कहलाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, इसमें देखो पैसे जो है दो तरीके से आते हैं, मतलब लोग जो है, व्यक्ति जो है इससे जो जुड़ते हैं वो दो तरीके से। एक तो हो गया कि एडमिशन फीस है, जुड़ता है, एडमिशन फीस है, एंट्री फीस है, वो कभी भी बाहर जा सकता है। ठीक है, दूसरा है लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप में क्या होता है, वो हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ जाता है, हमेशा के लिए। ठीक है, लेकिन इसीलिए इसको लायबिलिटी माना जाता है क्योंकि अब इस एनपीओ के लिए ये जो व्यक्ति है यह भी ट्रस्टी की तरह काम करेगा। ठीक है, यह भी एक मेंबर की तरह काम करेगा हमेशा के लिए, तो इसे भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा इसके नाम पे। ठीक है, तो अब एनपीओ का लायबिलिटी बन गया कि ये जो व्यक्ति है जिसने लाइफ मेंबरशिप फी पेमेंट किया है उसको कंपनी भी सर्विसेज फंड, एनपीओ फंड भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो लायबिलिटी बन जाता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। और जब कैपिटल फंड में ऐड हो गया तो इसका जो मेजर कॉलम होता है अमाउंट का, वहां हम इसको टोटल कर देते हैं। ठीक है, ये था लाइफ मेंबरशिप फीस का ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लाइफ मेंबरशिप फी इज अकाउंटेड एज ए कैपिटल रिसीप्ट एंड इज एडेड टू कैपिटल फंड on the liability side of balance sheet. Life membership fee is one time payment made by the life member to avail services all through his life. मतलब
कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वह कैपिटल रिसिप्ट में काउंट किया जाता है, ठीक है, और इसको ऐड किया जाता है कैपिटल फंड में जो कि लायबिलिटी साइड में होता है बैलेंस शीट के। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है वो वन टाइम पेमेंट होता है जो लाइफ मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है और वो अपने लाइफ टाइम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस कंपनी मतलब उस फर्म के लिए, ठीक है। तो इसका एक बार और सुन लीजिए डेफिनेशन। लाइफ membership fee is accounted as a capital receipt and is added to the capital fund on the liability side of balance sheet. Life membership fee is a one-time payment made by the life member to avail services all through his life. तो ये था आपका लाइफ मेंबरशिप फी। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड है वो है स्पेशल रिसिप्ट। थर्ड क्या है? स्पेशल रिसिप्ट। देखिए ये जो रिसिप्ट वर्ड है इसका मतलब होता है हमें कुछ मिला है, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? हमें कुछ मिला है। जैसे रिसीव होता है ना, रिसीव, तो रिसीव मतलब क्या होता है? मिलना। तो उसी का एक पार्ट है रिसिप्ट, मतलब पास्ट फॉर्म कह सकते हो इसको, रिसिप्ट को। तो स्पेशल रिसिप्ट मतलब होता है कि किसी खास वजह के लिए, किसी खास अवसर पर, किसी खास चीज के लिए आपको कंट्रीब्यूशन मिला है, ठीक है, आपको कंट्रीब्यूशन मिला है, आपने रिसीव किया है, तो एक तरह से वो इनकम ही कहलाएगा, एक तरह से वो इनकम ही कहलाएगा। लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, किसी स्पेशल पर्पस के लिए होगा। जैसे कि हम कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे दिवाली होता है ना, दिवाली हो गया आपका, जैसे होली हो गया, या फिर एनुअल डिनर हो गया। तो ये सभी चीजें जो हैं क्या है, कुछ छोटे टाइम के लिए होता है। छोटे टाइम मतलब एक दिन के लिए, 6 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, इस तरीके से होता है। तो उस खास अवसर के लिए जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं कंट्रीब्यूशन के रूप में, वो आता है स्पेशल रिसिप्ट में। और क्योंकि ये छोटे टाइम के लिए होता है इसीलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है एज अ इनकम, ठीक है। तो अब आप इसे समझ गए होंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड अमाउंट में, इनकम साइड जाएगा और वो भी स्पेशल हेड में। जैसे यहां लिख देंगे हम एनुअल पार्टी, एनुअल डिनर, पार्टी, ठीक है। और फिर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन मिला है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो एक तरीका ये है कि यहां पर लिखिए स्पेशल रिसिप्ट, स्पेशल रिसिप्ट, और फिर यहां लिख दीजिए एनुअल डिनर, कंट्रीब्यूशन ऑन एनुअल डिनर, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑन एनुअल डिनर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद जो टोटल आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। और एक चीज और इसमें अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन तो हुआ, पैसा मिला हमें, ठीक है, अब उसमें से कुछ एक्सपेंस भी होगा, तो जो एक्सपेंस होगा वो हम यहां पर लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस, यहां पर लिख देंगे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा मेजर कॉलम ऑफ अमाउंट में। अगर ये बैलेंस अमाउंट मतलब ये जो एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब है कि वो एक्सपेंस साइड जाएगा, वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस हो गया ना। यहाँ से अगर पैसा बचता है इसका मतलब वो हमारा इनकम है, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से पैसा बचता ही नहीं है और ऊपर से ज्यादा खर्च हो जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस साइड में, यहाँ पर इसकी एंट्री नहीं होगी। तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो हम कहाँ लगेंगे? एक्सपेंस अमाउंट, ठीक है। इस तरफ इफ लॉस, इफ एक्सेस एक्सपेंस, तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड।
अब आता है आपका, हाँ इसका डेफिनेशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है स्पेशल रिसिप्ट का? स्पेशल रिसिप्ट मीन्स रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल पर्पस ऑफ ओकेजन, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, such contributes are credited to separate account and expense against these receipts are debited to it, the balance is transferred to income and expenditure account। क्या कह रहा है फिर से सुनिएगा। स्पेशल रिसिप्ट मीन्स रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल पर्पस और ओकेजन, फॉर एग्जाम्पल contribution received for annual dinner, such contributions are credited to separate for annual dinner, such contribute and expenses against these receipts are debited to it, the balance is transferred to income and expenditure account। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको कि रिसिप्ट में क्या होता है कि जो भी अमाउंट हमें मिलता है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है, स्पेशल ओकेजन के लिए मिलता है, और पैसा जो मिलता है उसको हम क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर उसमें कोई एक्सपेंस होता है तो उसमें से डेबिट भी कर देते हैं, और जब जो बैलेंस अमाउंट आता है उसे वो ट्रांसफर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन का मतलब होता है दान, किसी चीज को दान करना। जैसे कोई अपनी आत्म संतुष्टि के लिए या फिर कहीं किसी का बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, आसपास के जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको वो डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? कुछ पैसे देता है, या फिर खाने के खाना देता है, भंडारा करवाता है, या फिर कुछ कपड़े दे देता है। ठंड के मौसम में भी देखते होंगे आप कि जो लोग हैं, जो अच्छे घर से लोग हैं, उनके पास ज़्यादा कंबल है या फिर वो अच्छे पैसे वाले हैं तो वो भी डोनेट कर देते हैं हम लोगों को कि वो भी बच जाएंगे ठंड से। तो ये होता है डोनेशन। अब ये डोनेशन जो हुआ आम लोगों ने आम लोगों के लिए किया, कॉमन पीपल के लिए, उसमें किसी का नाम तो था नहीं। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको डोनेशन मिलता है, उसको डोनेशन मिलता है, और वो डोनेशन जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जनरल डोनेशन हो सकता है या फिर स्पेसिफाइड डोनेशन हो सकता है। क्या? जनरल डोनेशन या फिर स्पेसिफाइड डोनेशन। ठीक है, जनरल डोनेशन में क्या होता है और स्पेसिफाइड डोनेशन में क्या होता है हम जानते हैं। देखिए, अगर डोनर जो है, जो पैसा डोनेट कर रहा है, अगर वो किसी खास वजह से कर रहा है, किसी खास चीज के लिए कर रहा है, कोई स्पेशल काम के लिए कर रहा है, तो वो आ जाएगा स्पेसिफाइड डोनेशन में। लेकिन अगर वो जनरल है, जनरल मतलब हो गया कि वो डोनेशन जो है किस काम के लिए है ये पता ही नहीं है मुझे, तो उसको जो है, उस जनरल डोनेशन को हम किसी अदर पर्पस से करते हैं यूज। अदर पर्पस मतलब होता है कि जैसे रेंट देना, सैलरी देना, ठीक है, और भी कई सारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, तो इन सब एक्सपेंसेस को बियर करता है इस जनरल डोनेशन के रूप में। समझाया? जैसे कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसने क्या किया कि कोई फंक्शन करवाया, ठीक है, अब उस फंक्शन में कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने नाटक किया, ड्रामा किया, अपनी इंपॉर्टेंस को बताया, नेता के इंपॉर्टेंस को बताया, लोग खुश हो गए। ठीक है, तो लोग खुश हो गए तो लोगों ने डोनेट करने को चाहा। ठीक है, लोगों ने डोनेट करने को चाहा। एक होता है गुप्त दान, जिसमें हमें पता नहीं होता कि कौन कर रहा है डोनेशन। ठीक है, और एक होता है जिसको, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से आकर क्या करता है, डोनेट करता है। तो जो अपनी इच्छा से करता है उसको हम आगे बढ़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, पर जिसका पता नहीं है कि किसने किया है तो उसे जनरल डोनेशन माना जाता है, वो जनरल डोनेशन होता है, और उसी का जो यूज है वो किस चीज के लिए होता है, उस चैरिटेबल ट्रस्ट को रन करने के लिए होता है। खाना पीना हो गया, चाय, जो भी नाश्ता वगैरह, इन सब का इंतजाम करवाने के लिए, मेंबर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट को और लंबे समय तक चलते रहना चाहिए, इसके लिए जो डोनेट करते हैं उसको कहते हैं हम जनरल डोनेशन।
ठीक है। स्पेशल अगर है, कोई खास वजह से है, जैसे कोई मुझे सेमिनार करवाना है उसके लिए मुझे चाहिए, तो वहां लिखा रहेगा डोनेशन फॉर सेमिनार, ठीक है। अगर बिल्डिंग बनवाना है तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये लिखा होगा। अगर कह रहा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट है, इसका मतलब वो स्पेसिफाइड है। अगर डोनेशन के बगल में कोई नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब वो स्पेसिफाइड है और उसका जो नेचर है वो चेंज होकर बन जाता है कैपिटल नेचर का, और ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और ये है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसकी जो एंट्री होती है वो कहां होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में यहां लिखते हैं हम जनरल डोनेशन, यहां क्या लिखते हैं हम, जनरल डोनेशन, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट किसका, जनरल डोनेशन का। अब हम आते हैं स्पेसिफाइड डोनेशन के लिए। तो स्पेसिफाइड डोनेशन के केस में, स्पेसिफाइड लिख लीजिएगा, स्पेसिफाइड डोनेशन के केस में क्या होता है, ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और इसमें जो होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाता है, लायबिलिटी साइड जाता है और स्पेशल हेड में इसको जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, तो यह देखना पड़ेगा हमें कि क्या इसमें ओपनिंग फंड है, बिल्डिंग का बिल्डिंग फंड है, टूर्नामेंट है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है तो क्या टूर्नामेंट फंड है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम यहां लिखेंगे डोनेशन फॉर हो गया आपका क्या, बिल्डिंग या फिर स्पेशल कुछ भी नाम हो उसका लिख देंगे, ठीक है। अगर ओपनिंग किसी फंड के अंदर है, कोई फंड है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग फंड है, अब बिल्डिंग में उसने डोनेशन किया है बिल्डिंग के लिए, तो उस फंड में ऐड हो जाएगा ये डोनेशन अमाउंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास ओपनिंग बिल्डिंग फंड है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपनिंग लिख दिया यहाँ पे और इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डोनेशन। और भी कौन सा डोनेशन, जो सिर्फ बिल्डिंग के लिए होगा, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको हम अमाउंट साइड में करेंगे। अगर कोई ये नहीं है तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे, एक क्वेश्चन तो इसमें होता है कि ये जो पैसे मिल रहे हैं हमें, ठीक है, वो पैसे मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए एसेट होना चाहिए, वो लायबिलिटी क्यों है। जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा इनकम है तो हम उसको इनकम साइड लिखते हैं, तो इसमें क्यों नहीं एसेट साइड लिखते हैं। वो ऐसा इसीलिए कि जो डोनेशन हमें मिला है वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए मिला है, किसी खास चीज को करने के लिए मिला है, तो कंपनी का लायबिलिटी बन जाता है वहां पर कि उस पैसे को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करना है, वो अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है। जैसे आज का एग्जांपल ले ले हम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, पीएम केयर्स का एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। उसमें क्या किया है उन्होंने कि जितने भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों ने डोनेट किया, वो अमाउंट जो है वो अमाउंट कहाँ गया है आपका, पीएम केयर में, ठीक है। तो पीएम केयर में जो पैसे गए हैं, जितने भी पैसे अब तक गए हैं जब से उन्होंने स्टार्ट किया, वो पैसे जो हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए यूज किए जाएंगे जब महामारी आएगा। तो जैसे अभी कोविड-19 का महामारी है, तो उस कोविड-19 से बचने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो पीएम केयर से पैसे लेकर करेंगे और जो भी उनके पास अपना फंड होगा उससे करेंगे, ठीक है। ये डोनेशन जो है ना, पीएम केयर्स में जो भी डोनेशन जा रहा है वो डोनेशन चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, जो आपका
जो पीएम केयर के अकाउंट में, पीएम के अकाउंट में होगा, आपदा प्रबंधन का जो अमाउंट फंड होता है ना, उसमें चला जाएगा। ठीक है, एपिडेमिक्स महामारी के समय का जो फंड, उससे बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो फंड पहले से ही बचा के रखे जाते हैं, उसमें ऐड हो जाएगा ये पीएम केयर्स में जो भी अमाउंट रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हो, डोनेशन को डेफिनेशन लिख सकते हो कि अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, या फिर फंड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इट मे बी रेवेन्यू नेचर और स्पेशल नेचर, मतलब स्पेसिफाइड नेचर। इफ इट इज जनरल नेचर, मतलब जनरल डोनेशन, if it is general donation treated as income and recorded revenue receipt, treated as revenue receipt and recorded in income and expenditure side at income side। उसी तरीके से स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के, स्पेसिफाइड डोनेशन के लिए भी है कि जो अमाउंट वो रिसीव करेगा उसको स्पेशल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड उसको डाला जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो लिखिएगा, it is received by charitable institutions, it may be general or specific donation। In case of general, donor do not specify the reason of donation and it is treated as revenue receipt। In a specific donation, donor specify the purpose of donation and it is treated as capital receipt। In the case of general donation, the amount received on the name of general donation transferred to income and expenditure account, and in the case of a specific donation it is transferred to liability side of balance sheet। ओके, में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैंने बताया था डोनेशन, डोनेशन में क्या होता है, खास अगर कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है, उसको देखकर कुछ लोग होते हैं जो अपने आप अपनी इच्छा से जाकर उसको डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यह भी एक फॉर्म ऑफ डोनेशन है। ठीक है, बट इसका नाम इसीलिए चेंज किया गया है, डोनेशन से अलग इसीलिए किया गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डिसीज पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वह अपनी इच्छा से जाता है डोनेट करने। ठीक है, और डोनेशन जैसे कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन। ठीक है, तो लीगेसी में भी वही केस है। अगर जनरल डोनेशन है, अगर डोनर ने नाम स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस चीज के लिए डोनेट कर रहा है, तो वो जनरल डोनेशन के अंदर जाएगा। लेकिन अगर डोनर जो है वह स्पेसिफाई कर रहा है कि किस काम के लिए डोनेट कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, आपका स्पेसिफाइड डोनेशन में जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज है यहां भी। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन अंडर विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। द डोनर में और मे नॉट डिफाइन द रीजन ऑफ डोनेशन। ओके, अब आते हैं सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल। सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल क्या होता है? सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल क्या होता है? सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल, जो भी सामान है स्टॉक्स में, बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक लिखा होता है। वो स्टॉक बताता है हमारे पास मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कुछ भी है अगर वहां लिखा हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल, मतलब मटेरियल्स के यहाँ पर है कि मान लीजिए स्पोर्ट्स मटेरियल है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे स्कूल है, स्कूल में आपका क्या है, स्पोर्ट्स के सामान है। अब वो डे बाय डे यूज करते हैं और उससे उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, शाइनिंग कम हो जाती है, पुराना हो जाता है, तो हम उसको बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हर साल हम कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? तो इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि बैलेंस शीट में,
ठीक है। बैलेंस शीट में जो हम सेल करते हैं यूज मटेरियल को, तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उसमें लेस करते हैं यूज मटेरियल्स, ठीक है, और जो बैलेंस आता है उसको फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। लेकिन इन केस कि वह जो यूज मटेरियल है, ठीक है, एक तो हमने वहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और जो यूज मटेरियल का जो हमने अमाउंट लिखा था उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। कहां कर देंगे? एक्सपेंस साइड में, ठीक है। अब अगर हम उस मटेरियल को बेचते हैं, और बेचने में जो हमारे को रेवेन्यू मिलता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बनाया मैंने यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्रिएट किया, ठीक है, और एक यहां तैयार किया मैंने बैलेंस शीट। अब आप यहां देखिएगा, ओपनिंग में यहां पर लिखा होगा स्टॉक, ठीक है, ये जो स्टॉक है। अब इसमें से मटेरियल यूज हुआ है तो उसको हम यहां लेस करेंगे, यूज मटेरियल्स, ठीक है, यहां पर यूज मटेरियल्स के नाम पे करेंगे और इसका अमाउंट यहां लिख देंगे। अब ये जो अमाउंट है उसको हम एक्सपेंस साइड में लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, कंज्यूम्ड, इस तरह, ठीक है। अब यही मटेरियल अगर बिकता है तो हमारे को पैसे मिलेंगे, और वो पैसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वहां इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है, या इनकम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इनकम हम कैसे पता लगाते हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे पता लगाते हैं, तो वो पता लगाते हैं हम कि हमारे पास बुक वैल्यू कितना है, ठीक है। अगर बुक वैल्यू से कम प्राइस में बिकता है तो हमारे लिए क्या है? लॉस, ठीक है। लेकिन अगर वह जो बुक वैल्यू है, मतलब जो सेल वैल्यू है, सेलिंग वैल्यू जो है वह अगर ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो ये अमाउंट जो आएगा ये बताएगा हमें इनकम, प्रॉफिट बताएगा, ठीक है, ये बताएगा हमें प्रॉफिट। तो ये अमाउंट हम इनकम साइड में लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल्स, स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दो, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो वो अमाउंट यहाँ एक्सपेंस साइड में आएगा, जैसे यहाँ आया है, ठीक है। और इसको हम कैसे पता लगाएंगे? यदि हम बेच रहे होंगे तो क्या करेंगे, फिर इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, ठीक है, वो यहीं पर लिखकर इसको हम माइनस कर देंगे, और फिर जो अमाउंट आएगा वो यहाँ भी लिखेंगे। अगर यहाँ भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन यही बात है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यह है आपका सेल ऑफ ओल्ड यूज मटेरियल्स, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन हम जानते हैं। सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, however a part of it is consumed during year, is debited to income and expenditure account and balance amount is carry forward in balance sheet, ठीक है। क्या बोला इसने कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, एक स्टॉक होता है बैलेंस शीट में, उसमें से हम हमेशा कुछ न कुछ यूज करते रहते हैं, तो उसको डेबिट करते हैं, मतलब उसको माइनस करते हैं इसमें से, किसमें से? स्टॉक में से, और जो बचा अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे के लिए। लेकिन जो हमने माइनस किया है अमाउंट यूज मटेरियल मतलब कंज्यूम के नाम पे, उस अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है।
अब आते हैं सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो ये था आपका लास्ट जो हमने देखा। अब आप इसको बार बार अगर ना समझ में आए तो एक बार दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, ताकि हम आपको फिर से हम समझा सके उस चीज को, ठीक है। और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए, चैटिंग करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैट पे भी कर सकते हैं। आप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर है व्हाट्सएप, जहां आप मुझसे बातें कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर सकते हैं, जो भी है। 8700398340 ये वो नंबर है जिस पर आप मुझे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान वीडियो कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मेल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। कहां पे? गो टू स्टूडेंट्स हब, go to studentshub@gmail.com पे, ठीक है। और फेसबुक पेज से आप हमें मिल सकते हैं। फेसबुक पेज जिसका नाम है कॉमर्स स्टूडेंट्स हब, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स हब। इस पेज पर जाकर आप लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी है हमारा, आप उस पर हमसे बातें कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। एंड प्लीज फॉलो द रूल ऑफ लॉकडाउन, बहुत जरूरत है, क्योंकि आज हम जिस स्थिति में बढ़ने जा रहे हैं वो और भी क्रिटिकल होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को सेफ रखिए, अपने Next video for more treatment on income and expenditure of MPO Part 2. Live your life, stay at home, safe at home.